हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका इस भारत के नंबर 1 चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। और राजस्थान भूगोल, राजस्थान की जीके जीएस के बारे में जो चल रहा है वो आपके सामने है सब कुछ। तो बढ़ते हैं अपन। कल अपन ने किया, उससे आगे की बात करते हैं। और कुछ बच्चों को कल उस सवाल में प्रॉब्लम थी कि वो सवाल मैंने करवाया था, तो उसमें सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। एक बार और समझा देता हूँ मैं। बेसिकली मैंने दोनों तरीके से सवाल आपको समझा दिए थे, क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं दोबारा कोई दूसरा सवाल और समझा दूंगा, ठीक है। और उससे आगे वाला जो सवाल था वो मैं बता देता हूँ। कल ये था अपना कि IST पे 6:15 बज रहे थे, ये अपन ने किया था, ठीक है। और घाटोल का समय था, घाटोल का समय देखना था अपन को, ठीक है। तो IST से तात्पर्य दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत में 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये यूपी के इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, ये यहां से गुजरती है अपने, ठीक है। यूपी के इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरती है मेरे दोस्तों। इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं, कभी कभार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेता है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो एक इसका कोड बता देता हूं। यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से, ये याद रखना, यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से। तो इसका मतलब यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 3 और 2 5। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये 5 राज्यों से गुजरती है। इसका एक कोड फिर मैंने बता दिया आपको, यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जिससे भारत का स्थानीय समय या मानक समय निर्धारित होता है। अंग्रेजी में इसे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। तो कल अपन ने बात की थी, ये 0 डिग्री है। मैंने कल बताया था पूर्व दिशा में जाने पर समय जुड़ता है, पश्चिम दिशा में जाने पर समय हमेशा माइनस होता है। 0 डिग्री के अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा, जिसे 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, वो इसके उल्टी है। इधर जाओगे तो एक दिन कम होगा, इधर जाओगे एक दिन जुड़ेगा, वो इसके विपरीत है मेरे दोस्तों। तो देखो, अपन बात कर रहे थे वो स्थान 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी पे स्थित था, और अब ये है आपकी 82.5 डिग्री। ये मान लो ये था, वो इस तरीके से था, आप देख लो। तो अब देखो यहां से जाएंगे, ये लो इस प्रकार से। तो पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा। यहां पे बज रहे हैं 6, यहां पे 6:15 बज रहे हैं मेरे दोस्तों। तो कॉमन सेंस की बात है, यहां पे देख लो, पहले तो दोनों के अक्षांश का अंतर ज्ञात कर लो, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है, और जो अंतर आता है उससे 4 से गुणा कर दो, और जो समय आएगा ना उसमें से यानी कि 6.15 में से घटाना है। क्यों है? क्योंकि ये इसके पश्चिम में है, ये चीज देखना है आपको, ये इसके पश्चिम में है। तो देखो पहले यही तो आएगा ना, उसके बाद में 82.5 आएगी, पहले 74 आएगी, फिर 82.5 आएगी। तो इसमें से घटा देना, तो 5 घंटे 40 मिनट 42 सेकंड के आसपास आंसर आएगा इसका। इस तरीके से होगा मेरे दोस्तों। देखो
ये वाली जो है ये 74 डिग्री 25 मिनट ये वाला है, ये 82.5 डिग्री वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 6:15 बज रहे हैं आपको, तो इन दोनों के अक्षांश का देशांतरों का अंतर ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद में 4 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर देखो ये पहले है ये बाद में है, तो जब यहाँ 6:15 बज रहे हैं तो यहाँ पे समय तो कम होगा, ज्यादा थोड़ी होगा। तो ये वाला देखना है आपको, इस प्रकार से है मेरे दोस्तों। तो ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। इस टाइप के सवाल एग्जाम में आजकल आने लग गए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया हो, तो मैं दोबारा समझा सकता हूं। और इस प्रकार के जो सवाल आते हैं, 2 प्रकार के सवाल मैंने बता दिया। एक तो आपको क्या दिया होता है, एक समय दिया होता है और साथ में देशांतर दी होती है, और 2 स्थानों का समय ज्ञात करवा लेता है। 2 स्थानों का समय ज्ञात करवा लेता है। एक में क्या होता है मेरे दोस्तों, दूसरे प्रकार के सवाल में आपको ओनली समय देगा और आपको ज्ञात करवाएगा, देशांतर ज्ञात करवा लेता है। तो ये मैंने 2 तरीके के सवाल आपको समझा दिए हैं। फिर भी मेरे दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक कमेंट कर देना। अगर डन है, ओके है, समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे एक बार छोटा सा यस और नो करके बता दो, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाऊं, नहीं आया हो तो दूसरा सवाल समझा दूं, क्योंकि ये एक बार समझ लोगे दोबारा जिंदगी में नहीं बोलोगे। चलो आगे, कोई समस्या नहीं है, बढ़ जाऊं आगे। ओके ठीक है, देखते हैं आगे अपन मेरे दोस्तों। अब अपना राजस्थान में ही मैंने कल ये बताया था, तो राजस्थान की अपन ने बात कर ली। स्थिति अर्थात लोकेशन की बात कर ली, और अपन ने स्थिति को अक्षांश और देशांतर दोनों की दृष्टि से पढ़ लिया। अक्षांशों में बात की अपन ने 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। देशांतरों में बात की अपन ने 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच की बात कर ली। अब आप बताता हूं मेरे दोस्तों, वो चीज जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना जरा। मैंने आपको बोला था कि आप अपना एक खाली राजस्थान का नक्शा लेके बैठना। इसमें से एक सवाल प्रश्न इस प्रकार का एक सवाल आ जाता है कि जैसे राजस्थान का जैसलमेर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, पूछ ले आपसे। और पूछ ले नागौर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपका चूरू कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, इस प्रकार का अगर सवाल पूछ ले, ठीक है, तो आपको ज्ञात करने का तरीका बताता हूं मैं कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आपके पास में ब्लैंक आज मैप है क्या, सब विद्यार्थियों के पास में, मैंने कल परसों बोला था, इस प्रकार का एक ब्लैंक आपका जो मैप हो राजस्थान वाला वो होना चाहिए। मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे किया जाता है। अगर है तो बताओ, नहीं है तो मैं दोबारा करवा दूंगा। अगर आज ही है तो आज ही सिलटा देता हूं, इसको कोई समस्या हो तो बता दो मुझे। है सबके पास में, वो करने का कोई तरीका नहीं है, सिंपल तरीका है इसका। आपके पास में इस प्रकार का एक मैप होना चाहिए, ये दिख रहा होगा आपको, पेज दिख रहा होगा, ये आपको इस प्रकार का एक मैप होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना, वो जो मैप है ना उसके ऊपर जहां राजस्थान का मानचित्र बना हुआ है, तो ये आपको दिख रहा है सब कुछ। मैं एक छोटा सा देखो यहां बना देता हूं। आप सबसे पहले क्या करना है, जो आपके राजस्थान का जो मानचित्र है उस मानचित्र के ऊपर नीचे और पूरब और पश्चिम में रेखा खींच लो। ऐसे रेखा खींच लो आराम से, ऐसे ऐसे, और एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से रेखा खींच लो। तो सबसे पहले अक्षांश देखो, ये अक्षांश है, ये खींच लो आराम से, तसल्ली से खींच लो, ऊपर नीचे खींच ली होगी आप लोगों ने। ये आपकी शो करेगी 23 डिग्री 3 मिनट को, और ये शो करेगी आपकी 30 डिग्री 12 मिनट को। ठीक है, अपन को कुछ नहीं करना, सिंपल। पहले सबसे पहले अक्षांश की बात कर लें। तो अब आपसे पूछे राजस्थान के मध्य में
जो जिले दे दे कि राजस्थान के मध्य में जिले कितने डिग्री अक्षांश रेखाओं पर स्थित होते हैं, ऐसा सवाल आता है कई बार एग्जाम में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले दोनों का अंतर ज्ञात करना है। 30 डिग्री 12 मिनट माइनस 23 डिग्री 03 मिनट, ये अंतर ज्ञात करो। लगभग 7 डिग्री, और ये कितने बच गए, 12 में से 3 गए, तो आप देख लो कितने बचे, 12 में से 3 गए तो घटा के देखो कितने बच रहे हैं, 8 और 9, ये लो, ये आ गया 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर आ रहा है मेरे दोस्तों, इसमें 2 का भाग देना है। 7 डिग्री 9 मिनट में 2 का भाग दे दो तो देखो लगभग 3.5 तो इसका आ रहा है, 3.5 और 4.5 इसका आएगा, 4.5 इसका आ रहा है, तो लगभग 3.5 के आसपास की बात कर लेते हैं अपन, एग्जैक्ट आएगा आपको 3.5 के आसपास। तो 3.5 आपको क्या करना है, 3.5 इसमें जोड़ना है और 3.5 इसमें से घटाना है। आपको समझ में आया ना, 3.5 इसमें तो घटाना है, इसमें जोड़ना है, तो इसमें 3.5 देंगे तो ये लगभग हो गया 23-30 से हो जाएगा, ये लगभग 26-30 के आसपास, 26-26.5 के आसपास। आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपका मानचित्र है जहां ये रेखाएं खींची हुई है, इसको आप इस प्रकार से बीच में सेंटर में लेके दोनों को मानचित्र में ऐसे मिला के और इस प्रकार से इस मानचित्र में ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे ये लो लाइन खींच लिया आपने और मैंने इसको वापस ऐसे कर दिया। तो देखो ये लाइन मिड की लाइन आ गई, मध्य की लाइन आ गई है ये देखो ऊपर वाली। मैं आपको बनाने के लिए मेरे पास में मार्कर नहीं है, मार्कर होता तो मैं बता देता, मार्कर है, ये 3 लाइनें दिख रही हो आपको, देखो ये 3 लाइनें हो गई, 2 और 3। देखो ये लिख दे, यहां पे ये मैं लगा दिया, इसको दिख रहा है आपको 23 और 30। अब ये मिड का, अब मिड कैसे निकाला, मैंने इस नक्शे को ऐसे मोड़ दिया और मोड़ने के बाद में इसमें ऐसे कर दिया, जो अंतर है उसमें 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग देने के बाद में जो आया, आप कुछ मत करो, 23 में जोड़ दो, बस आप 23 में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो इसलिए बताया मैंने, 23 में जोड़ दोगे, इसमें से घटाओगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। बीच का जो पार्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब राजस्थान के जितने भी जिले इस लाइन पर स्थित है, ये लगभग लाइन आपकी कितने डिग्री को होगी, ये होगी लगभग 27 या पौनी 27 के आसपास आएगा। देखो 23 डिग्री 3 मिनट में 3.5 जोड़ दो तो आपका जो जोड़ आ रहा है वो आप अपने हिसाब से देखना कितना जोड़ आ रहा है, आप जोड़ लेना। मेरे पास में जोड़ने का वो नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूं। राजस्थान के जितने भी जिले यहां पे स्थित हैं, जितने भी जिले, अब आप जिलों देखना पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर, इस प्रकार से पूछ लेता है। राजस्थान के मध्य में पश्चिम से पूर्व की ओर जिलों का ये क्रम है, ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित होंगे, तो आपको देखना है ये अक्षांश कितने डिग्री की है। लगभग ये मैंने बताया 23-30 में 3.5 जोड़ के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्लियर ये हो गया, समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इसमें समझ में आ गया होगा। अब देशांतरों की बात कर लेते हैं अपन। ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं, बीच की देखो ये वाली जो लाइन खींची हुई है मैंने, ये वाली लाइन, ये वाली। अब आपको एग्जाम में ये जो लाइन खींच दी, इस प्रकार की लाइन में आपसे पूछ लेता है परीक्षा में कि जो राजस्थान के मध्य भाग में, राजस्थान के मध्य भाग में राजस्थान के मध्य भाग में, अर्थात राजस्थान के मध्य भाग में स्थित जिले कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, या पूछ ले नागौर चूरू कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो आपको कुछ नहीं करना, वही तरीका है, आपको ये नक्शा है। अब इसको इस प्रकार से मोड़ना है, अब आपको इस प्रकार से मोड़ना है और मोड़ के बीच में सीधा इस प्रकार से बना दो इसको। ये लो मैंने बना दी। बनाने के बाद में देखो एक लाइन दिख रही होगी, आप सब लोगों को दिख रही है लाइन। ठीक है, मेरे पास में मार्कर है, इसको मार्क कर देता हूं। ये लो, ये मार्क कर दी मैंने। ये मिड वाली लाइन, मिड वाली देशांतर आ गई। ये आपकी पश्चिम वाली है, ये पूरब में, इधर तो पता ही होगा जैसलमेर, इधर आपको धौलपुर दिख रहा होगा। करने के लिए कुछ नहीं है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले 78 17 में से 69 30 घटा दो, कितने आएंगे, तो यहां पे देखो 8 और एक 9, जैसे 9 के आसपास आ रहे हैं।
में भी जैसे लगभग 9 आ रहा है तो 9 में अपन वही 2 का भाग दे दो, लगभग 4.5 आ गए। समझ में आया ना, इसमें 4.5 जोड़ दो, जो आए इसमें से घटा दो। बात एक ये, इसको घटाने का मतलब है वो चेक कर लो, एग्जैक्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें 4.5 जोड़ दोगे तो 74 के आसपास आ गई, 74 74.5 के आसपास आएगी। राजस्थान के जितने भी जिले इस रेखा के आसपास स्थित है उनकी अक्षांश क्या होगी, लगभग 74.5 या 74 डिग्री के आसपास होगी। अब आपको नक्शे में यह पता होना चाहिए कौन सा जिला कहां पे है, तो ये सवाल आपका सही होगा, अदरवाइज ये सवाल सही नहीं होगा। जिले की नॉलेज के लिए आपको पहले सबसे पहले सीमावर्ती वाले जिले याद करने पड़ेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर सीमावर्ती में चलते जाओ, आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएंगे। लेकिन ये मिड वाले जो जिले, अब एग्जाम में जैसे पिछली बार एक प्रश्न पूछ लिया, क्वेश्चन आया हुआ कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है, तो कॉमन सेंस की बात है, राजस्थान पश्चिमतम बिंदु है, राजस्थान का पश्चिमतम जैसलमेर में है और लगभग ये 69-30 है, तो जैसलमेर आंसर आएगा। अब पूछे 74 डिग्री लगभग कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है, ये इस तरीके से याद रखना है। तो मैंने आपको ये बता दिया, अब फिर भी आज करके देखना, फिर कल अगर आपको कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, मैं देख के आपके सॉल्यूशन करूंगा। और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। एक दूसरा प्रश्न और आता है मेरे दोस्तों, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है, जैसे ये वो राजस्थान से संबंधित नहीं है, थोड़ा हटके बता रहा हूं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, यह आया हुआ है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी रेखा होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी रेखा होती है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री ही, और एक आपका है 360 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बताना है, पूर्व पश्चिम ऑप्शन बताना है आपको। ऑप्शन क्या है, जल्दी से आंसर दो इसका। ए है, बी है, सी है, क्या है, जल्दी से बताओ। और मेरा क्वेश्चन है 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी रेखा होती है। ऑप्शन लिखा हुआ है, ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 0 डिग्री ही, और डी 360 डिग्री। जल्दी बताइए, आंसर देना कौन सी होगी। 180 डेट 179, ओके, आज 377 भी हट गया। 0 डिग्री, सी कोई सी बोल रहा है, 0 ही होगी। आप देख लो, इसको समझ लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूं इसको। मेरे दोस्तों आंसर आप खुद बताओगे, मुझे नहीं पता। ये देखो, ग्लोब जो होता है ना, ग्लोब अपना संपूर्ण पृथ्वी जो है, इसको समझना, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का आकार जो अपन प्रदर्शित करते हैं वो ग्लोब से करते हैं। किससे करते हैं, ग्लोब से करते हैं। ये मैंने ग्लोब बना दिया, समझ में आया ना। और जब इस ग्लोब का मानचित्र बनाएंगे तो मानचित्र हमेशा ऐसा बनेगा, ऐसा मानचित्र बनेगा। और यदि मैं इसको ग्लोब बना दूंगा मानचित्र को, तो मानचित्र वहां पर ऐसा बन जाएगा। ये देखो, मानचित्र बना दिया मैंने, ये ग्लोब बना दिया। देखो ग्लोब की आकृति देख लो, ये पृथ्वी, ये ग्लोब देखो, ये ग्लोब बना दिया मैंने। समझ में आ रहा होगा आपको। और जब इसको, इस पृथ्वी का मानचित्र बनाया जाएगा, ग्लोब का मानचित्र बनाएगा तो ऐसे बन जाएगा। ग्लोब बनाओगे तो फोल्ड हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, आप करियो कौन सी आती है, तो मैं भी आपको दिखा देता हूं। अब दिख रहा होगा आपको मेरे दोस्तों, 0 डिग्री और 180 और 180 लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। मेरा प्रश्न था 0 डिग्री के विपरीत कौन सी रेखा होती है। तो मेरे दोस्तों, यदि मैं इसको ग्लोब बनाऊंगा तो ये लो, ग्लोब बना दिया मैंने, ये मैंने ग्लोब बना दिया। अब आपको देखो, एक दिख रही होगी 0 डिग्री, और मेरा प्रश्न था 0 डिग्री के ठीक विपरीत कौन सी रेखा होती है। तो ये 0 डिग्री के ठीक विपरीत अब कौन सी दिख रही है आपको, बताइए जरा मुझे।
0 डिग्री के ठीक विपरीत कौन सी रेखा दिख रही है आपको? अब दिख रही है 180, दिख रही है ना? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 180। और पूछ ले परीक्षा में 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी रेखा होती है? 0 डिग्री। समझ में आ गया होगा अब तो? 0 डिग्री समझ में आ गया होगा। 0 डिग्री के विपरीत 180 और 180 के विपरीत कौन सी होती है? 0 डिग्री। तो ये चीज बताई मैंने। अब मैं आपको एक फिर चीज बता देता हूं, इधर देख लो। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये दो रेखा नहीं होती है, ये एक ही होती है, पूर्व प्लस पश्चिम। ये दोनों एक ही रेखाएं होती है, अलग अलग रेखाएं नहीं होती हैं। इसको भी समझ लो। देखो ये लिखा हुआ है 180, समझ में है ना? अब मानचित्र में ये आपको दो दिखाई देंगी, लेकिन संसार का जो ग्लोब होता है, पृथ्वी का जो प्रदर्शित करने वाला ग्लोब होता है, उस पर एक ही रेखा होती है। ये लो, मैंने ग्लोब बना दिया, ठीक है? ये देखो 180। अब इसमें दिशा भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। अब दिख रही होंगी, पूरब और पश्चिम लिख दिया मैंने, अच्छे से दिख रहा होगा ये। अब मैं इसको ग्लोब बना दूंगा, तो ये मेरे दोस्तों ये लो, मैंने लिखा था पश्चिम और पूरब एक ही रेखा होती है, तो अब ये आपको दिख रहा होगा। देखो 180 आपको पश्चिम दिख रहा है, इसके नीचे देखोगे तो 180 आपको पूरब दिखेगा, दिख रहा होगा। 180 देखो पूरब और 180 आपको दिख रहा है पश्चिम, दिख रहा होगा ये दोस्तों। देखो 180 पश्चिम और इसके नीचे 180 पूरब। तो 180 जो है ये पश्चिम और पूरब एक ही रेखा होती है। इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा का हुआ था निर्धारण, इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था। और इस रेखा के निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? इस रेखा का निर्धारण हुआ था मेरे दोस्तों, जो वार होते हैं, वार का मतलब समझ रहे होंगे यहाँ पे, जैसे सोमवार, मंगलवार, जो वार होते हैं एक तो उनसे, और दूसरा जो आपकी तिथि होती है, अर्थात जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकल, दूज, जैसे ये तिथियां होती हैं, इनकी गड़बड़ी से बचने के लिए, वार व तिथि होती है, इनकी गड़बड़ी को रोकने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की आवश्यकता महसूस हुई थी। समझ में आया ना? वार व तिथि की गड़बड़ी को रोकने के लिए, अर्थात अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की आवश्यकता महसूस तो हुई अपन को, इसे मोड़ा गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया मेरे दोस्तों। प्रत्यक्ष 4, अप्रत्यक्ष 8, प्रत्यक्ष 4, अप्रत्यक्ष 8। इसे प्रत्यक्ष रूप से 4 बार मोड़ा गया, अप्रत्यक्ष रूप से 8 बार मोड़ा गया। क्यों मोड़ा गया? कि एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर एक से अधिक वार व तिथि न हो, इसलिए इसे मोड़ा गया। 4 बार मोड़ा गया एक ही स्थान पर। समझो जैसे अपना एक ही स्थान का मतलब हमारा ये अपना देश है भारत, अर्थात एक ही देश में एक से अधिक वार व तिथि न हो, इसलिए इसे प्रत्यक्ष 4 बार, अप्रत्यक्ष 8 बार मोड़ा गया। और इस रेखा के निर्धारण की आवश्यकता, यानी कि 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्यों अपनाया गया था? कि एक ही वार व तिथियों की गड़बड़ी को रोकने के लिए इसे अपनाया गया था। यह प्रशांत महासागर से गुजरती है। दूसरा, ये बेरिंग जल संधि के समानांतर है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि के समानांतर है? तो जल
जल संधि के समानांतर है। कौन से महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से गुजरती है मेरे दोस्तों। अब एक ही स्थान पर एक ही देश में एक से अधिक वार व तिथियां न हो, इसलिए इसे मोड़ा गया। जैसे सपोज करो मैं राजस्थान से अभी आपसे रूबरू हो रहा हूं और अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को नहीं अपनाते, इसे नहीं मोड़ा जाता, तो जैसे मैं राजस्थान में हूं, मैं किसी यूपी वाले मेरे दोस्त को फोन करता और पूछता भैया आज तुम्हारे कौन सा वार है, तो मेरे यहाँ पे आज है ना बृहस्पतिवार है, तो यूपी वाला बोलता है कि आज मेरे शुक्रवार है। मध्य प्रदेश वाला बोलता कि आज मेरे शनिवार है, और कोई बिहार वाला बोलता कि हमारे सोमवार है। समझ में है ना? मैं बोलता आज हमारे पूर्णिमा है, तो वो बोलता हमारे अमावस्या है। ऐसी तिथियों को, ऐसे वार की गड़बड़ियों को रोकने के लिए, समझ में है ना, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की आवश्यकता महसूस हुई थी। हमें ये याद रखना। तो मैंने बता दिया 180 डिग्री पूर्व पश्चिम एक ही होती है। इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेटलाइन के नाम से जानते हैं। ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये बेरिंग जल संधि के समानांतर है। इसका निर्धारण 1884 में पहली बार वाशिंगटन में हुआ था। इसका निर्धारण क्यों किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए वार व तिथियों की गड़बड़ियों को रोकने के लिए। इसे कितनी बार मोड़ा गया? इसे प्रत्यक्ष 4 बार, अप्रत्यक्ष 8 बार मोड़ा गया। पूछे आपसे क्यों मोड़ा गया? क्योंकि एक ही देश में एक से अधिक वार व तिथियां न हो, इसलिए इसे मोड़ा गया। देखो अपने भारत में अब आज अगर यहां सोमवार है तो भारत के समस्त 29 राज्यों में सोमवार ही होगा। एक चीज और देखना इसके बारे में मेरे दोस्तों, जैसे ये 180 डिग्री यानी कि अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन है। एक चीज याद रखना, ये 0 डिग्री के विपरीत रेखा है। 0 डिग्री के ठीक विपरीत रेखा है। एक चीज याद रखना है आपको यहाँ पे, अगर कोई जहाज इस रेखा के इधर जाता है तो उसे एक दिन कम करना पड़ता है, और यदि कोई जहाज इस रेखा के इधर जाता है तो उसे एक दिन अपना जोड़ना पड़ता है। तो सही होगा। अब देखो ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि अगर कोई जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को शनिवार को चलकर पार करता है एवं वह पूर्व दिशा में जाता है, तो पूर्व में होगा। ऐसे प्रश्न आता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि को कोई जहाज शनिवार को चलकर पार करता है एवं वह पूर्व दिशा की ओर जाता है, तो पूर्व में होगा ए, एक दिन बढ़ेगा, बी, एक दिन घटेगा। एक डे है ये, एक दिन याद रखना, एक दिन बढ़ेगा एक दिन घटेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, और डी है आपका कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मेरा एक प्रश्न है मेरे दोस्तों। अब आप बताओ, मेरा प्रश्न है, आंसर आप दोगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को एक जहाज शनिवार को चलकर पार करता है एवं वह पूर्व दिशा की ओर गमन करता है, तो पूर्व दिशा में होगा। तो आंसर बताइए, एक दिन बढ़ेगा एक दिन घटेगा, न घटेगा न बढ़ेगा, और कुछ नहीं कहा जा सकता। कई बच्चों का आंसर आ रहा है बी। तो देखो इधर देख लो, अब सामने है, इधर जाने पर माइनस, इधर जाने पर प्लस। कौन सी दिशा है इधर? ये है पूर्व, और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। जहाज यहां से पार कर रहा है, इस रेखा को पार कर रहा है शनिवार को, तो इधर देखो, इधर जाने पर एक दिन क्या होगा? घटेगा, और अगर वो इधर जाता है तो एक दिन उसका क्या होता? बढ़ेगा। फिर चलो
एक दिन बढ़ेगा, तो यह आपको ये याद रखना है। देखो एक दिन घट रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, यह आपको क्लियरली अब समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न आता है। अब जैसे कोई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आज पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान में सेम होगा। क्यों होगा कि पाकिस्तान तो भारत की भूमि से ही तो बना हुआ है, 1947 में बना है मेरे भाई। इतना तो आप में कॉमन सेंस होना चाहिए था मेरे दोस्त। मैंने बताया इस रेखा का निर्धारण 1884 में हुआ था, जबकि पाकिस्तान का निर्माण 1947 में हुआ था। और पाकिस्तान का निर्माण 1947 में से पृथक कौन सी भूमि से किया गया था, भारत की भूमि से किया गया था। तो भारत में जो वार और तिथि होती है वो सेम होती है, और वहां भी सेम होती है मेरे बच्चे। इधर देख ले, अब समय में समय थोड़ा सा है ना अलग होता है। जैसे अपने अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 7 बजे सूर्य दिखाई देता है, तो यही सूर्य है ना गुजरात में 9 बजे दिखाई देगा। अपने यहाँ कितने घंटे का अंतर पड़ जाता है, 2। मैंने बताया देशांतरों का जो आवश्यकता हुई थी, उसकी आवश्यकता हुई थी अपने समय के गणना के लिए, और इसकी आवश्यकता हुई थी 180 डिग्री की आवश्यकता हुई थी। मैंने आपको ये बता दिया है, या आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने समझाया आपको, ठीक है। अब आगे की ओर गमन करते हैं। अपन राजस्थान में ही आता हूं मैं। मेरे तो अक्षांश देशांतर रेखाओं की मैंने बात कर ली, ये और थोड़ा सा बता दिया। अब राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं विस्तार की। तो विस्तार का देखो, राजस्थान का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करता हूं, तो मेरे दोस्तों राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करते हैं। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम आपका विस्तार है राजस्थान का 869 किलोमीटर। ये याद रखना है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है आपकी वो है आपकी 869 किलोमीटर लंबाई है। तो अब ये भी आपको क्लियर होगा, ये विदित होगा कि राजस्थान का ये पूर्वी, इधर अब बात करें तो राजस्थान का इसे बोलेंगे पूर्वी बिंदु। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, इसकी बात करेंगे। राजस्थान का पश्चिम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, और राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो अब देखो, पूर्वी बिंदु राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है धौलपुर, और धौलपुर में जो जगह है उसका नाम है सिलान। ये राजस्थान का अंतिम बिंदु है सिलान, धौलपुर का सिलान याद रखना। दक्षिण बिंदु राजस्थान का एक जिला है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में बोरकुंडा, ये राजस्थान का अंतिम बिंदु है। ये आपको याद रखना है आपको मेरे दोस्तों। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु जो है राजस्थान का अर्थात दक्षिण विस्तार, यहां के बाद में राजस्थान समाप्त हो जाता है, तो वो बोरकुंडा है। और पूरब में बिंदु धौलपुर का सिलान है, धौलपुर के बाद में राजस्थान समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं, तो ये आपका जैसलमेर पड़ता है, और जैसलमेर में गांव पड़ता है जिसका नाम है कटरा, ठीक है। अब ये आपका उत्तर बिंदु की बात करते हैं, तो उत्तर में गंगा नगर है, और गंगा नगर में आपका एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव। तो कोणा, कटरा, बोरकुंडा और सिलान, समझ में है ना। तो याद रखना। अब कैसे याद करना है आपको कि एक कोणा व्यक्ति ने कटरा से बोरकुंडा सिलान, तो देखो ऐसे याद रखना कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोणा, इसने कोट का कपड़ा लिया कटरा से, ठीक है, और बोरकुंडा होता हुआ सिलाने के लिए धौलपुर में चला गया। सिलाया कहां पे उसने, धौलपुर में सिलाया। तो ये याद रखना है आपको। तो उत्तर दक्षिण और इसका पूर्व पश्चिम सारे बिंदु मैंने बता दिए। अब एक चीज याद रखना, परीक्षा में ये पूछ लेता है, गंगानगर का जो कोणा गांव है ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सिलान 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और बोरकुंडा आपका 23 डिग्री 3 मिनट
उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये देशांतर आएगा इधर। और ये जो कटरा है आपका, ये कटरा आपका मेरे दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये मैंने बता दिया। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ रहे, सुमेलित में सवाल दे दे, आजकल ऊटपटांग प्रश्न आने लग गए, कैसे ही पूछ ले, ये कोणा दे दे, ये अक्षांश राइट है इसका, ये सिलान दे दे, ये इसका देशांतर राइट है, ठीक है मेरे दोस्तों। और ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप निसंकोच कुछ पूछ सकते हो, जो आपको समझ में नहीं आया हो आराम से सहर्ष के सामने पूछ सकते हो। हाँ, 69 30 ये मैंने अक्षांश देशांतर विस्तार लंबाई चौड़ाई उत्तर से दक्षिण आपको मैंने बता दी है। ये आपको देखना है मेरे दोस्तों, उत्तर से कितनी लंबाई है। अब एक गृह कार्य के लिए एक सवाल दे रहा हूं आपको। दिनेश चौधरी नमस्ते भाई, नमस्ते, बिल्कुल अच्छे हैं हम, बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। अब एक सवाल दे रहा हूं घर के लिए, सवाल है मेरा, सवाल नोट करो, सवाल नोट करो। राजस्थान का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, राजस्थान का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर एवं दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? विस्तार कितना है? विस्तार कितना है? ये गृह कार्य है, गृह कार्य है, ये घर के लिए है, ठीक है। और योगेश शर्मा, माँ बहन तेरे भी होंगी, मैं नहीं चाहता कि बच्चे तेरी बात को सुने। तू बोल रहा है पूजा आई लव यू आई लव यू आई लव यू, शर्म कर बेशरम कहीं के, इस तरीके की बात करता है या पढ़ने आता है या इस तरीके के काम करने आता है? ऐसे लोगों को जो बच्चे पढ़ते हैं वो ही जवाब दे दें, मेरे को जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से मनोबल डाउन होता है। जो ऐसे कमेंट मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने आते हैं, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि बच्चे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, और आप लोग है ना ये फालतू की बात करते हैं। अभी मैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं आया, ओनली फॉर मैंने है ना सिर्फ आपको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार बताया है। सिर्फ आपको कल अब आपको घर से करके लाओगे, फिर आंसर मैं बताऊंगा निकाला कैसे जाता है। सिर्फ आपको निकालना है, आपको आंसर निकालना है पूर्व से, आपको निकालना है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दूसरा निकालना है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर निकालना है। हाँ पीरा खान, आज आपने परेशान नहीं किया, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत अच्छी बात है, तू पढ़ाई कर, मुझे तेरे पे मेरा दिल है ना इतना गाद गाद हो रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ तो ये आपको, अब ये आपको देखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के, इतना अच्छे से टॉपिक हो रहा है। ये अपवाद तो कर सब जगह ही है, ये धरती पे बोझ है। इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा, सुनील गुजर, मैं बिल्कुल इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा। ये धरती पे बोझ है, धरती माता भी इन जैसों के बोझ से है ना, बोझ मर रही है, इनको सिलट जाना चाहिए था। और कोई अगर आपको, तो ये चीजें है ना, मैंने अच्छे से आपको एक एक चीज को क्लियर कर दिया है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैंने अभी अंतरराष्ट्रीय, आपको राजस्थान का विस्तार ये बताया। अब मैं आगे की बात करता हूं राजस्थान के। देखो अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। पता है आप लोगों को एक लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, आप लेवल से पढ़ना ही नहीं चाहते हो। आप चाहते हो जैसे ये अटरम पटरम पुलिस पटवारी ऐसे स्टैंडर्ड, बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड से, जिससे भी प्रश्न मिले ही नहीं आपको। अरे भाइयों, अच्छे से इसको ढंग से समझा करो। बहुत शानदार तरीके से ये मामला चल रहा है, ये बिल्कुल ऐसे एक जागरण सा चल रहा है जिसमें बिल्कुल बहुत मस्त समझ में आ रहा होगा। अंतरराष्ट्रीय रेखा की बात करते हैं अपन,
तो पहली बात, अंतरराष्ट्रीय तृतीय रेखा, यानी कि ऐसी कौन अंतरराष्ट्रीय तृतीय रेखा क्या होती है, देखो समझो पहले। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, तो बाउंड्री जो होती है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री अपने बीच में कौन सी है, तो ये है आपके रेड क्लिफ रेखा। पहला बात, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के बारे में बता देता हूं। इस रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और इस रेखा को 15 अगस्त 1947 को अपना लिया गया था। इस रेखा की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया था, कुल लंबाई की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा, इसकी टोटल लंबाई की बात कर रहा हूं। इस रेखा का निर्धारण है ना सर रेड क्लिफ ने किया था, सर माइकल रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था। ये जो अंतरराष्ट्रीय, ये रेड क्लिफ रेखा, देखो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 में। ये रेड क्लिफ रेखा 3310 किलोमीटर कुल लंबी है, कुल 3310 है कुल, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो 4 राज्यों को स्पर्श करती है। एक करती है आपको जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में ये करेगी पंजाब, पंजाब के बाद में ये आ जाएगी राजस्थान, और राजस्थान के बाद में ये आ जाएगी गुजरात में। ये 4 चीजें याद रखना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों से रेड क्लिफ जो रेखा है ये स्पर्श करती है मेरे दोस्तों। ये आपको याद रखना है। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान और लास्ट में गुजरात। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर। दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा कितने, तो देखो ये बता देता हूं, 1216 किलोमीटर ये जम्मू कश्मीर के साथ में है, और राजस्थान में 1070 किलोमीटर ये सीमा बनाती है मेरे दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। और 510 किलोमीटर के लगभग ये गुजरात में, गुजरात ऐसा राज्य है जिसके साथ इसकी सबसे छोटी सीमा लगती है। सरक्रीक वाला पार्ट जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। एक चीज देख लेना, सबसे लंबी सीमा है ना ये रेड क्लिफ रेखा, सबसे लंबी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ में बनाती है, 2 नंबर पर अपने राजस्थान के साथ में बनाती है, और गुजरात में 510 किलोमीटर है ये मेरे दोस्तों, और पंजाब में ये लगभग 514 किलोमीटर के लगभग है। ये आपको देखना है। अब मैं एक चीज बता देता हूं, यहीं आपको क्लियर हो जाएगा। आपने मेरे दोस्तों 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की बात सुनी होगी। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये क्या है, ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ऐसी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। कई बार सिविल जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा विवादित है, तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। क्यों है मेरे दोस्तों ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित, हम आपको ये समझाना चाहते हैं। ये देख लो, ये जैसे आपका ये लगभग जैसे ये मान लो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ऊपर ये आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है कि मेरे पाकिस्तान का अधिकार 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण तक है, जबकि हमारा भारत कहता है कि पाकिस्तान का अधिकार केवल 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर में है, दक्षिण में इसका अधिकार नहीं है। यह सरक्रीक से होकर गुजरती है, और यही चीज भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, जिसे आप सरक्रीक मुद्दे के नाम से जानते हो। समझ में है ना, यही है सरक्रीक मुद्दा। भारत पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई का कारण है, ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। भारत और पाकिस्तान इस रेखा का बंटवारा चाहता है। वो कहता है कि हमारे
पाकिस्तान का विस्तार 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण तक है, अर्थात मेरा पाकिस्तान यहां तक है, और भारत कहता है कि तेरा पाकिस्तान यहां तक नहीं, तेरा पाकिस्तान इस रेखा के उत्तर तक है, और यही रेखा सरक्रीक अर्थात वो दलदली भाग से गुजरती है, और इसी को बोलते हैं सरक्रीक मुद्दा या सरक्रीक विवाद। ये चीज आपको क्लियर से समझ में आ गई होगी कि भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा विवादित है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा विवादित है मेरे दोस्तों। तो यह आपको समझ में आया होगा, मैंने ये क्लियर कर दिया, साथ के साथ बहुत सारी चीजें, इसलिए गुजरात की सीमा सबसे छोटी लगती है इसमें, समझ में आया ना, क्योंकि सरक्रीक वाले भाग को इसमें शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसके साथ में सबसे छोटी लगती है। तो याद रखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करता हूं तो रेड क्लिफ रेखा है, निर्धारण 15 अगस्त 1947 में, कुल लंबाई 3310 किलोमीटर निर्धारण हुआ था। इसका निर्धारण किसने किया? सर रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया। राज्य कितने हैं? 4 हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इनसे लगती है सबसे लंबी गुजरात से, सबसे लंबी जम्मू कश्मीर से, सबसे छोटी गुजरात से लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये याद रखना 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा विवादित है, जो मैंने आपको समझाई अभी मेरे दोस्तों। आगे की बात करता हूं, ये जो रेखा होती है ना, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा ये कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्यों कहा जाता है इसे? बोलो, दो जो संप्रभु राष्ट्र होते हैं, दो संप्रभु राष्ट्रों के मध्य स्थित रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्यों कहते हैं? तो याद रखना है मेरे दोस्तों कि दो संप्रभु राष्ट्रों के मध्य या दो संप्रभु राज्यों के मध्य, दो संप्रभु राज्यों के मध्य जो सीमा स्थित होती है उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा के नाम से जानते हैं। अब समस्या उत्पन्न हो गई कि आपके सामने कि संप्रभु शब्द जो आया है, ये संप्रभु फफूंद क्या है? समझ में आया ना, ये चीजें हैं। और अब दो मैंने लिखा कि दो संप्रभु राज्यों के मध्य जो सीमा स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा के बारे में भी तो अपन राजस्थान में चलेंगे। इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसका अंत कहां से होता है, ये चीजें कौन कौन से जिले हैं। तो लेकिन मैं एक चीज, इससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मेरे पास में दो वर्ड आए, एक आ गया राज्य। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, अपना जो ये भारत है, भारत राज्य है, राष्ट्र है या दोनों है? अब मेरा सवाल तो है आपके सामने, भारत राज्य है, राष्ट्र है या दोनों है? ठीक है, आपका आंसर आया कि सर भारत राज्य और राष्ट्र दोनों है। तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि भारत राज्य क्यों है, भारत राष्ट्र क्यों है? ये मेरा क्वेश्चन फिर आ गया। तो अब मैं आपको बता देता हूं, भारत राज्य है या राष्ट्र है, ये दोनों है। तो ये देख लो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसको। जो राज्य है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 व 36 में, संविधान के 12 व राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 व 36 में दी गई है। पहला प्रश्न ये याद रखना, पिछली बार प्रश्न पूछा हुआ है, ग्रेड सेकंड में प्रश्न पूछ लिया कि राज्य की परिभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई, अर्थात राज्य किसे कहेंगे। ये चीज है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो पहला ही मेरा क्वेश्चन है, भारत राज्य क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो भारत राज्य इसलिए है कि पहली बात तो राज्य की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो संविधान के अनुच्छेद 12 व 36 में दी गई है। और क्या परिभाषा दी गई है? राज्य, ये कहा गया है कि राज्य वो होगा जिसके पास सरकार होगी, जिसके पास में क्या होनी चाहिए? सरकार। और सरकार भी कैसी होनी चाहिए? सशक्त। सशक्त का मतलब मजबूत, अर्थात वो किसी के अधीन नहीं हो, उसके अधीन चाहे कोई भी हो। समझ में है ना? तो ऐसी सरकार अपनी कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार है। और समस्त जितने भी राज्य हैं वो केंद्र सरकार के अधीन हैं, न कि केंद्र सरकार राज्यों की सरकार के अधीन है। तो पहली बात,
सरकार होगी, पहली चीज सरकार हो तो सरकार अपनी कौन सी कैसी सरकार हो, सशक्त सरकार हो। और ऐसी सशक्त सरकार कौन सी है, केंद्र सरकार है मेरे दोस्तों। केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार होती है, न कि राज्य सरकार के अधीन केंद्र सरकार हो। दूसरा, उसका क्या होनी चाहिए, खुद की क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा, उसका निश्चित होना चाहिए क्षेत्रफल, उसका आकार, उसका स्वयं का क्या होना चाहिए, भूभाग, खुद का भूभाग होना चाहिए, पड़ोसी का भूभाग नहीं होना चाहिए। ऐसे कि भारत जैसे अमेरिका में जाके बोले साहब ये मेरा भूभाग है, ऐसा नहीं, खुद का भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित क्षेत्रफल, निश्चित आकार होना चाहिए, स्वयं का भूभाग होना चाहिए और उसकी खुद की क्या होनी चाहिए, संप्रभुता। उसकी खुद की क्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। अब संप्रभुता क्या होती है मेरे दोस्तों, मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं। संप्रभुता होनी चाहिए, अगर ये चीजें किसी के पास है तो वो राज्य कहलाएगा, ये चीजें नहीं है तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। समझ में आया ना। अगर कल को मैं कोई राज्य बनाना चाहता हूं, कोई नया देश बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास में खुद का भूभाग होना चाहिए, मेरे पास में खुद की जनसंख्या होनी चाहिए। समझ में आया ना। पड़ोसी को, अरे भाई मेरे खुद के जैसे आप खुद हो, आपके बच्चे होंगे तो ही तो आप उनको बच्चे बोलोगे, या ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी बोलोगा, ऐसे थोड़ी पड़ोसी के बच्चों को अपना बच्चे बोल देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया। तो खुद के बच्चों को ही बच्चा बोलोगे आप। तो ये चीजें हैं। संप्रभुता शब्द की बात कर लेता हूं, टाइम है क्या थोड़ा बहुत। तो अब दोस्तों मैं अब ये थोड़ा समय का भाव है, ये मैंने बताया, तो कल इसको एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे, आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये देखना कल करेंगे इसको दोबारा, क्योंकि समय का भाव है। आपके सामने मजा आ रहा होगा, आपको पढ़ने के अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत खुशी है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन कल इसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। कल मिलते हैं, ओके बाय। क्या करें छोड़ी हो गया।